कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर आज हम बात करेंगे एड्रेसिंग मार्क्स के ऊपर। एड्रेसिंग मार्क्स क्या होते हैं, इंटरप्ट क्या होता है और ISR क्या होता है। ये बेसिक जो है टॉपिक हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम डेवलप करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एड्रेसिंग मार्क्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्या होता है, हम उसको कैसे डील करते हैं। तो चलें बात करते हैं एड्रेसिंग मार्क पे। एड्रेसिंग मार्क बेसिकली क्या है? द डिफरेंट वे इन विच लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाई इन एन इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू अ एड्रेसिंग मार्क। आपको पता है कि आप प्रोग्राम के अंदर क्या करते हो, डिफरेंट किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखते हैं और उन इंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट ऑपरेंड होते हैं। तो बेसिकली उन ऑपरेंड की जो लोकेशन को स्पेसिफाई किया जाता है, तो जब हम किसी भी ऑपरेंड की लोकेशन को स्पेसिफाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एड्रेसिंग मार्क है। कोई भी एक ऑपरेंड है या तो वो डायरेक्टली लिखा जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि सीधा हम क्या करते हैं, कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू हम सीधा दे देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि उस ऑपरेंड को किसी रजिस्टर में पुट करते हैं या किसी भी मेमोरी में पुट करते हैं। तो इस तरह अगर हम किसी भी ऑपरेंड को किसी भी रजिस्टर के अंदर पुट करेंगे या ऑपरेंड के अंदर मेमोरी के अंदर पुट करते हैं, असाइन करते हैं या मूव करते हैं, तो उनके जो एड्रेसेस हैं उनके साथ उनको यूज़ करके हम फिर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। तो जब हम कोई भी ऑपरेंड जो किसी रजिस्टर या मेमोरी के अंदर मौजूद है और उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एड्रेसिंग मार्क है। अब जब हम ने बात की कि एक इंस्ट्रक्शन की कि कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस और उसके अंदर ऑपरेंड है उनकी लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन जो बेसिकली जो होती हैं वो आपकी उनकी दो फील्ड्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं ऑप कोड, ठीक है, और सेकंड वन जो है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। एक एक बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन इज द कोलेक्शन ऑफ ऑप कोड, OPE, आप भी बोल सकते हो, आप इसको आप भी बोल सकते हो, या और फिर ऑपरेंड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड हो सकते हैं। अब ये ऑपरेंड क्या होते हैं कि ये ऑपरेंड बेसिकली वैल्यूज़ होंगे या आपके रजिस्टर होंगे या फिर आपकी कोई भी मेमोरी एड्रेस होंगे। और आप कोड मीन ऑपरेशन कोड, यानी कि वो कौन सा ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे, यानी कि ऐड करना है, मूव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर पुश करना है, क्या काम करना है वो आप लोग यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो अभी हमने यही देखा है कि इंस्ट्रक्शन दो फील्ड्स पे डिपेंड कर रही होती है या दो फील्ड पे मुश्तमिल होती है, एक ऑपरेशन कोड और सेकंड वन है ऑपरेंड के ऊपर। और ऑपरेशन कोड क्या होता है, जिसमें आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना उसका हम सिंबल लिखते हैं। और ऑपरेंड्स क्या है आपके, बेसिकली या तो वो रजिस्टर होंगे या तो फिर वो मेमोरी एड्रेस होंगे या तो फिर वो आपकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। होप सो इंस्ट्रक्शन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन आती है तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो CPU है और CPU के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर मूव करता है। और जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो बेसिकली 3 मेजर फेज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला जो फेज़ है वो क्या है, फैच द इंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन को फैच की जाती है, मतलब जो कंट्रोल यूनिट है वो सबसे पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। जब इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेता है फिर उसको डी कोड करता है, उसको फिर डी कोड करता है और डी कोड करने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट या रन कर रहा होता है। तो इस तरह कोई भी जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो तीनों फेजेस में से गुजरती है और कंट्रोल यूनिट बारी बारी इन फेजेस में डाटा जो होगा या जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उनके ऊपर स्पेसिफिक जो टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगे और देन आगे मूव करता जाएगा। जब हमने बात की कि
एक जो इंस्ट्रक्शन है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक ऑपरेंड पे और एक ऑपरेशनल कोड पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 + 7। अब जो 5 और 7 है वो क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ये आपका ऑपरेशनल कोड है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बताएंगे कि ऐड 5, एंड 7, यानी कि क्या करो, ऐड करो 5 और 7 को। ऐड यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑपरेशनल कोड है, और ऑपरेंड्स क्या होंगे यहाँ पे, 5 और 7 होंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन अपॉन द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होती है, और आपका कोई ना कोई ऑपरेशन रन हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एड्रेसिंग मार्ड की टाइप्स के ऊपर, तो बेसिकली जो एड्रेसिंग मार्ड वो 3 तरह की टाइप में डिवाइड होता है। एक है रजिस्टर्ड एड्रेसिंग, एक है इमीडिएट एड्रेसिंग, एंड द थर्ड वन इज़ द मेमोरी एड्रेसिंग। इसकी और भी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं इन तीनों जो एड्रेसिंग के ऊपर, और बारी बारी चेकआउट करेंगे कि ये क्या है और कैसे परफॉर्म कर रही होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग के ऊपर। रजिस्टर एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम तमाम के तमाम जो डाटा होता है उसको होल्ड करने के लिए रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि तमाम के तमाम जो ऑपरेंड्स होंगे वो क्या होंगे, आपके रजिस्टर्स होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है उसमें देखें कि जो आपका ऐड है वो क्या है, आपका ऑपरेशन कोड है, और DL एक रजिस्टर है, AL भी एक रजिस्टर है, ये क्या हुए, ऑपरेंड हुए। इस बात का मतलब क्या है कि अब हमने DL AL के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा, ऐड का। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो AL के अंदर वैल्यू जो होंगी वो DL में मौजूद जो वैल्यू के साथ ऐड होंगी, और आंसर DL में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सोर्स भी है और एक आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर भी है। और रजिस्टर क्या होते हैं, उसकी टाइप क्या क्या हैं, और हर एक टाइप क्या काम करती है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। और इसीलिए शेयर किया ताकि आपको रजिस्टर्स के बारे में पता हो कि क्योंकि आगे जाके हमने इन्हीं रजिस्टर को यूज़ करके अपना डाटा हमने प्रोसेस करवाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो अब यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कि ऐसी एड्रेसिंग जिसमें तमाम के तमाम ऑपरेंड रजिस्टर्स हों उसको हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग में एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक जो होगा वो एक ऑपरेंड जो होगा वो रजिस्टर होगा, और जो दूसरा होगा वो कोई भी आपकी एक वैल्यू या एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इमीडिएट एड्रेसिंग की बात करते हैं तो हम उसमें डायरेक्टली दोनों रजिस्टर यूज़ नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्टली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। जब डायरेक्टली वैल्यू यूज़ करते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। और इमीडिएट एड्रेसिंग में आप लोग क्या करोगे कि जो कुछ भी आप लोगों ने मैनिपुलेट करवाना है या कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली लिखना है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड DL और 2 लिखा है। अब यहाँ पे दो ऑपरेंड है, एक DL है और एक 2 है। अब DL क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, और 2 क्या है, डायरेक्ट वैल्यू है। अब इसमें सेकंड रजिस्टर नहीं पड़ा हुआ। और ये भी पॉइंट नोट करने ये भी बात नोट करने वाली है कि जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो उसमें बेसिक कम से कम एक जो रजिस्टर है वो आपने ज़रूर यूज़ करना है। आप और जो सेकंड है, चाहे तो आप लोग उसके अंदर वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी एड्रेसिंग की। मेमोरी एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको भी पता है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो सबसे पहले रैम में जाके सेव हो जाते हैं। यानी कि रैम में जाके पहले क्रिएट होते हैं, ठीक है, एक यूनिट सेल जो होता है वो बनता है, उसके अंदर वैल्यू साइन की जाती है जो कि आप डाटा देते हो, और फिर उसका हर एक मेमोरी सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो जब आप लोग क्या करो कि एक रजिस्टर के साथ दूसरा जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर नहीं लिखते, और ना ही कोई आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो, बल्कि किसी भी
आइडेंटिफाई का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पुट कर देते हो, तो ऐसी एड्रेसिंग को हम बोलेंगे मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि अब यहाँ पे जो है वो क्या है, ऐड डीएल और एड्रेस। इस बात का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एड्रेस की जगह मैं कोई भी एड्रेस लिखता हूँ तो वो क्या करेगा कि उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे जाने के बाद वहाँ से जो भी डाटा होगा उसको उठाएगा, डीएल में पेस्ट करेगा और डीएल में जमा करेगा, और जो आंसर होगा वो डीएल में जमा करवा देगा या उसको असाइन कर देगा। तो ये हुई आपकी मेमोरी एड्रेसिंग, जिसमें एक रजिस्टर होता है और दूसरा क्या होता है, आपका कोई ना कोई एड्रेस होता है जो कि मेमोरी एड्रेस होगा और वो किसी ना किसी वैल्यू को, किसी ना किसी जो है डाटा को पॉइंट आउट कर रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। बेटा जब भी आप लोगों ने अभी देखा कि हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू मूव करवाते हैं, अपनी वैल्यू किसी रजिस्टर में डालते हैं, तो ये खुद ब खुद नहीं मूव कर जाती, बल्कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो बेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो आप अपने डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोग डिफरेंट किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के जो आप फंक्शंस हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं, और इन्हीं फंक्शन को हम कॉपी इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आपका जो सीपीयू है वो इन्हीं सेशन को यूज़ करके आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, आपका डाटा डिफरेंट रजिस्टर में पुट कर रहा होता है। इसमें आपका मूव है, पुश है, पॉप है, इन है, आउट है, और इसके अलावा और भी बहुत से डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि विद द लेक्चर जो जो ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। नेक्स्ट एक जैसे यहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्शन है वो है मूव DL5। इट मीन्स अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 को हमने DL रजिस्टर में मूव करवा रहे हैं। तो 5 कोई भी वैल्यू जो यूज़र ने हमें दी है, तो अब हमने किसी रजिस्टर में से मूव करवाना है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मूव आगे नेम ऑफ द रजिस्टर कॉमा डाल के 5 करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ मूव DLN, अब यहाँ पे n क्या है, सिंगल करेक्टर है, तो इसके मैंने इसको DL में मूव करवाना है, तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, MOV देन DL और n लिख दूँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरप्ट की, अब इंटरप्ट क्या होता है, तो बेसिकली जब भी कंप्यूटर जो सीपीयू है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो न्यू डाटा जब भी आप लोग पुट करते हो तो एक बेसिकली सीपीयू को आप सिग्नल प्रोवाइड करते हो कि यहाँ सिग्नल को रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ताकि सिग्नल जो है सीपीयू जो है वो आपको अटेंशन दे, यानी कि आपकी तरफ मूव करे। तो बेसिकली वो जो सिग्नल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। इंटरप्ट एक कंडीशन भी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को टेम्परेरी तौर पे वर्क करने से रोक देती है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप उसको जो भी काम करने का बोलते हो, देन वो काम परफॉर्म या वो टास्क परफॉर्म कर देता है। अब वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है, ये भी पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है जो बेसिकली क्या करता है कि उस सीपीयू को बताता है कि तुमने ये काम कैसे करना है। लेकिन अभी मैं पहले आपको बता दूं कि इंटरप्ट बेसिकली क्या है। यानी कि सीपीयू को अगर आपने काम करवाना है कोई, तो आप एक सिग्नल जनरेट करोगे, उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्ट बोलोगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको कोई भी टास्क दिया हुआ है, तो अगर किसी बच्चे ने आपको बुलाना है या आपसे कोई भी काम करवाना है, देन वो आपका नाम लेगा। तो वो जो उसने आपका नाम लिया है, तो उस नाम लेने की वजह से क्या होगा कि आप अपना काम करना छोड़ दोगे, देन उसकी बात सुनना शुरू कर दोगे। तो वो जो जो उसने आपका नाम लिया वो बेसिकली क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ। तो जो क्या कर रहा है कि जो आपको एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि उस बच्चे की बात सुन ले। इसी तरह सीपीयू के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी, जब सीपीयू अपने टास्क में बिजी होता है, तो उसकी अटेंशन गेन करने के लिए, उसको डाटा थ्रो करने के लिए हम यहाँ पे ये काम ज़रूर कर रहे होते हैं, इंटरप्ट जनरेट कर रहे होते हैं। अब जो इंटरप्ट है वो बेसिकली सिग्नल है, और यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की जो इंटरप्ट हैं,
एक है 21H और एक है 10H। अब जो 21H है वो बेसिकली जितनी भी आपकी टेक्स्ट की मैनिपुलेशन है, मतलब टेक्स्ट को डील करने के लिए, मतलब मैंने को टेक्स्ट दिया उसको मैंने डील करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, 21H यूज़ करूँगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी मेरा ग्राफिक काम है, वीडियो या पिक्चर्स का मैंने जो टास्क है वो परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए मैं जो 10H जो इंटरप्ट है वो जनरेट करूँगा। और जनरेट करने के बाद जो कंप्यूटर को बताऊँगा कि ये वाला जो काम है वो मैंने परफॉर्म करना है। अब यही इंटरप्शन जो इंटरप्ट की जो टाइप है, अगर उसे 21H मिलेगी तो उसको पता चल जाएगा कि आप इसने कोई टेक्स्ट के रिलेटेड मुझसे काम करवाना है। अगर मैं 10H मैं उसको देता हूँ, देन उसको पता चल जाएगा कि आप मेरे टेक्स्ट को मैनिपुलेट नहीं करना, बल्कि मेरे पास कोई भी वीडियो या कोई भी ग्राफिक आ रही है उसको मैंने मैनिपुलेशन करनी है उसके ऊपर। अब जो इंटरप्ट है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि उसके बाद जो एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं, वो आगे काम परफॉर्म कर रहा होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि प्रोसेसर को बताता है कि जब इंटरप्ट अक्कर हो जाए तो तुमने क्या काम करना है। तो वो जो क्या काम करना है वो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर CPU को बताए कि तुमने करना क्या है। जब इंटरप्ट अक्कर हो जाए तो उसको उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। बेसिकली जब भी कोई भी इंटरप्ट अक्कर हो जाती है तो प्रोसेसर स्टॉप कर जाता है, पाज हो जाता है, और जितनी भी जो है वो जो टास्क कर रहा होता है उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पर ब्रेक कर देता है। और इसके बाद फिर ISR जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो जाता है। यूं ही ये रन होता है तो ISR प्रोसेसर को बताता है कि ये वाली इंटरप्शन जनरेट हुई है, अब तुमने इसके मुताबिक ये वाला काम परफॉर्म करना है। और जब आपकी जो ISR अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेता है, वो स्टॉप हो जाता है, देन CPU दोबारा क्या करता है कि जो पहले वो काम कर रहा होता है उसको दोबारा स्टार्ट करके ऑनवर्ड मूव कर जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत